हेलो डियर। तो जैसा कि आपको पता है कि एम्स में सीआरई जो है अभी आ चुका है। कॉमन रिक्रूटमेंट जो है आपका एग्जामिनेशन 2024 जो है आपके अभी यहाँ पे फॉर्म फिल हो रहे हैं। इसमें हम लोग दो ऐसे पोस्ट पर बात करेंगे, दो ऐसे पोस्ट जिसकी बहाली काफ़ी अच्छी खासी है। ठीक है, यही दो का पोस्ट का बहाली जो है सबसे ज़्यादा है। एक हम लोग बात करेंगे लैब अटेंडेंट, लैब टेक्नोलॉजी और लैब टेक्नीशियन का। ठीक है, ये सब एक ग्रुप में है। और एक मैं बात करूंगा यहाँ पे आपका नर्सिंग ऑफिसर का। ठीक है, स्टाफ ग्रेड का, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का, एएनएम का भी इसमें है। तो इन सब का मैं एक ग्रुप में बात करूंगा। तो दो पोस्ट पर जो है हम लोग आज चर्चा करेंगे, जानेंगे कि इसका एग्ज़ाम का लैंग्वेज किस माध्यम में होगा। ठीक है, इसमें एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें पूछे जाएंगे, तो सारे चीज़ें जो है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और आपको कैसे तैयारी करना चाहिए, चूँकि एग्ज़ाम आपके फरवरी लास्ट में ही है, तो आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो अभी फॉर्म भरा रहा है उसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, उसको जान लेते हैं। आपका जो है फॉर्म भराने का शुरू हुआ 7 जनवरी से। ठीक है, इसका क्लोज होगा 31 जनवरी यानी जनवरी के लास्ट में। तो अभी टाइम है, आप लोग अप्लाई कर लीजिए जो नहीं किए हैं। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे आप डेट ऑफ स्टेटस, एक एप्लीकेशन फॉर एक्सेप्टेंस जो है, एक्सेप्टेंस अपीयर इन एग्जामिनेशन। कहने का मतलब है कि आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है एग्ज़ाम में बैठने के लिए 11/2 को दिखाने लगता है। ठीक है, उसके बाद करेक्शन का जो डेट देता है 12 से लेकर 14 तक, आप उसमें कुछ करेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि बड़े पैमाने पर जो है एम्स में फ़ी लिया जाता है। एम्स में जो है फ़ी ही बहुत ऐसे लोग हैं जो फ़ी के कारण ही नहीं भरते हैं। जनरल ओबीसी का 3000 लगता है, एससी एसटी का 2400 लगता है। ठीक है, तो फ़ी के कारण ही जो है बहुत लोग फॉर्म नहीं डाल पाते हैं। ओके, तो ये चीज़ें के जो है यहाँ पे ध्यान में रखना है। आगे है यहाँ पे देख लीजिए, तो ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ें है कि जो एडमिट कार्ड है एज पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट के लिए नोटिफाइड लेटर किया जाएगा। डेट ऑफ जो एग्जामिनेशन है 26 से 28 फरवरी यहाँ पे बता रहा है, यानी समय जो है कुछ खास ज़्यादा है नहीं। तो आप लोग पढ़ाई जो है शुरू कर सकते हैं। तो ये हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट डेटे हैं मैंने बता दिया। अब चलते हैं महत्वपूर्ण बातें की ओर। तो यहाँ पे एक चीज़ें दे रखा है जो मैं जिसके लिए मैं बता रहा हूँ, लैब अटेंडेंट ग्रेड 2, लैब असिस्टेंट, ठीक है, लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, लैब टेक्नीशियन, यानी जितना भी आपका लैब वाला जो है उसका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके क्वेश्चन रहेंगे। ओके, इसका जो सिलेबस होगा जनरल मैथ से पूछे जाएंगे, इंग्लिश रहेगा एंड हॉस्पिटल से सर्विस रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाले हैं। ओके, तो ये आपका दिया है यहाँ पे सिलेबस, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन रहेंगे। बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, तो इसलिए जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, इसलिए यह अच्छा है। अगर आप MLT DMLT कुछ कोर्स किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल से मैं भी बताऊंगा कि कहाँ पे एक्सपीरियंस मांगता है, कहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगता है, वो भी चीज़ मैं बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। ओके, दूसरा चीज़ें है ECG का भी बहाली अब तक जो है काफ़ी अच्छी खासी है, 100 से ऊपर बहाली है ECG का भी, ECG टेक्नीशियन का। तो आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो ECG रिलेटेड ही क्वेश्चन रहेंगे और एग्ज़ाम आपका इंग्लिश में होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो ये ECG टेक्नीशियन के लिए है। अब यहाँ पे आता है, देख लीजिए नर्सिंग के लिए जो मैंने आपको बताया था नर्सिंग ऑफिसर वगैरह का, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो एग्ज़ाम होंगे वो आपके किस किस पोस्ट के लिए है नर्सिंग में। तो देखिए नर्सिंग में 3-4 तरह का है, एक ANM का लिए है, एक नर्सिंग ऑफिसर के लिए है और एक सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए है। ठीक है, और मल्टीपर्पज़ जो है हेल्थ वर्कर के लिए है, और TB एंड चेस्ट डिजीज हेल्थ असिस्टेंट का भी बहाली है। तो कुछ बहाली है बेसिकली नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है, और ANM के लिए कुछ ज़्यादा खास पोस्ट है नहीं, तो ज़्यादातर जो है आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब इसका जो एग्ज़ाम का सिलेबस कहा जाए तो नर्सिंग से है, आपके नर्सिंग से एग्ज़ाम टोटल होंगे, और एग्ज़ाम का जो लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश में होने वाला है। टोटली जो है इंग्लिश में क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब मैं बताता हूँ क्वालिफ़िकेशन किसके लिए क्या चाहिए, चलिए बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए एम्स में होता क्या है, मैं बता दूँ। एम्स में होता क्या है कि एम्स में अगर किसी कोर्स का आप डिप्लोमा
कर रखे हैं, किसी कोर्स का अगर आप डिप्लोमा करके रखे हैं तो एम्स में फिर आपको एक्सपीरियंस जो है 1 ईयर या 2 ईयर का रेपुटेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस जो है मांगता है। ठीक है, अगर डिप्लोमा किए हैं। एज फोर अगर आप DMLT किए हैं तो मांगेगा एक्सपीरियंस। ठीक है, अगर आप मान गए नर्सिंग में फॉर्म भर रहे हैं तो नर्सिंग में अगर आपने डिप्लोमा किया है GNM तो उसमें एक्सपीरियंस मांगता है। और यहीं पर अगर आप कोर्स का बैचलर किए हैं तो वहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगता है। जैसे देखिए जूनियर मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट है, बिलासपुर एम्स के लिए है। ठीक है, एम्स दिल्ली के लिए है। बहुत सारे अलग अलग जो संस्थान है सेंट्रल लेवल का उसके लिए जो है बहाली दिया गया है। अब जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट है तो इसके लिए देखिए 10+2 होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड 2 ईयर रेगुलर डिप्लोमा जो है DMLT BMLT का जो है होना चाहिए, या इंस्टीट्यूट विथ 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन ए लेबोरेटरी अटैच्ड विथ ए हॉस्पिटल हैविंग मिनिमम 100 बेडेड। ठीक है, अगर मान गए यहाँ पे मैं बता दूँ कि आपका यहाँ पे सीधा सीधा मांग रहा है कि 10+2 साइंस होना चाहिए। ठीक है, 2 ईयर का DMLT कोर्स होना चाहिए। ओके, और या फिर आपका जो है 1 ईयर का एक्सपीरियंस जो है लेबोरेटरी का होना चाहिए। समझ गए, 100 बेडेड हॉस्पिटल का। समझ गए, या तो आप 10+2 साइंस से है और डिप्लोमा है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट का तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप जो है यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट और इसके साथ में 1 ईयर का आपको एक्सपीरियंस अटैच करना पड़ेगा अगर आप डिप्लोमा कोर्स किए हैं तो। ठीक है, 100 बेड हॉस्पिटल का, या 10+2 विथ साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड और BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। तो कहने का मतलब है कि जो अगर बैचलर से किया है तो उसके लिए कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांग रहा है, लेकिन अगर डिप्लोमा आप किए हैं तो उसके लिए 1 ईयर का जो है एक्सपीरियंस मांगता है, वो भी 100 बिस्तर के अस्पताल का। तो ध्यान से समझ गए, इसके लिए भी यहाँ पे सेम प्रोसेस है। ठीक है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग एम्स के लिए बहाली है, तो बातें को समझ आइए। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी सेम है। ठीक है, और तो इस प्रकार से आपको जूनियर मेडिकल के लिए ये वाला पोस्ट। अब यहाँ पे बात हम करते हैं लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 लैब अटेंडेंट, सारा लैब अटेंडेंट का है। तो लैब अटेंडेंट में 18 से 27 जो है मांगता है 10+2 विथ साइंस डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, और एक्सपीरियंस जो है डिजायरेबल है 2 ईयर इन रिलेवेंट फील्ड, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है ना, एक्सपीरियंस जो है जहाँ भी डिजायरेबल लिखा है समझ जाइए कि वह जो है आपके मैंडेटरी नहीं है। अगर है तो दे दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो सारा के सारा में जो है देख लीजिए डिजायरेबल लिखा हुआ है, डिजायरेबल लिखा हुआ है, यहाँ भी डिजायरेबल है, यहाँ भी डिजायरेबल है। ठीक है, यहाँ भी डिजायरेबल है। तो मतलब आप फ्रेशर कैंडिडेट भी है तो लैब अटेंडेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में किए हैं तो। ठीक है, तो ये जो है एक अच्छी खासी लैब अटेंडेंट की बहाली है। पटना एम्स हो गया, बिलासपुर एम्स, भोपाल एम्स, देवघर एम्स, जोधपुर एम्स, नागपुर एम्स, रायबरेली, गुवाहाटी, मंगलागिरी, भोपाल, सारे एम्स में लैब अटेंडेंट के लिए अच्छी खासी बहाली है। और यहाँ पे एक्सपीरियंस मैंडेटरी भी नहीं है, तो आप बिल्कुल इसको अप्लाई कर सकते हैं अगर आप फीस जमा करना चाहते हैं इतना तो। रही बात नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए लैब टेक्नीशियन मंगलागिरी, लैब टेक्नीशियन। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब लैब टेक्नीशियन के लिए क्या मांगता है देख लीजिए, 21 से 30 एज है, 10+2 विथ साइंस डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इतना है तो चलेगा। और डिजायरेबल में आपका BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब है कि अगर 10+2 साइंस है और डिप्लोमा है MLT में तो फॉर्म भर सकते हैं लैब टेक्नीशियन के लिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर कोई BSc किया है तो पहली प्राथमिकता BSc को मिलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से सब में है, डिजायरेबल में आपको BSc दिया है लैब टेक्नीशियन में, बाकी डिप्लोमा वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं अगर 12th में आपने साइंस ले रखा था तो। ठीक है, तो ये चीज़ आपका हो गया। बाकी लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए सेम प्रोसेस, सेम एजुकेशन है। यूँ कहा जाए तो जो लैब टेक्नोलॉजी डिप्लोमा में किए हैं तो लैब अटेंडेंट लैब टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकते हैं।
टेक्नोलॉजिस्ट के जो है आप नहीं भर सकते, टेक्नोलॉजिस्ट वाला में एक्सपीरियंस मांग रहा है। अगर जूनियर लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट में अगर एक्सपीरियंस है आपके पास 100 बेड से ऊपर का, तो आप बिल्कुल उसको फिल कर सकते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं एक्सपीरियंस है तो टेक्नीशियन में भरिए या लैब अटेंडेंट में भर दीजिए, ठीक है ना। ये सब चीज़ें होता है। बाकी सीनियर में जब जूनियर में नहीं हो रहा है तो सीनियर में तो होना ही नहीं है, बातें को ध्यान में रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ईसीजी के लिए क्या मांगता है, तो देखिए ईसीजी टेक्नीशियन के लिए 10+2 इन साइंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है आपका 2 ईयर डिप्लोमा इन ईसीजी फ्रॉम सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या AICTE रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक्सपीरियंस का बात नहीं किया गया है, ईसीजी वाले के लिए एक्सपीरियंस का बात नहीं किया गया है, सिर्फ डिप्लोमा और 10+2 साइंस से है तो अप्लाई कर देंगे, चलेगा, ओके। तो ये सारा चीज़ें हैं, तो इनके लिए अच्छी बात है ईसीजी वाले के लिए कि इनके पास जो है कुछ जो है एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ओके। तो यहाँ पे देखने का मतलब है कि देखिए जैसे आपके नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो बहाली है, अच्छी खासी बहाली है, जो है आपको 100 से ऊपर जो है फीमेल के लिए है और लगभग 48 जो है आपके मेल के लिए है, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर ये नॉर्मल वाला का मैं बात कर रहा हूँ, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, उसके लिए अलग पोस्ट है। नर्सिंग ऑफिसर में जब जाएंगे तो ये नॉर्मल पोस्ट है, जिसमें आपको या तो बीएससी होना चाहिए या पोस्ट बीएससी होना चाहिए, तो इसमें आपका कोई जो है एक्सपीरियंस नहीं मांगता है। लेकिन अगर आप जीएनएम पर अप्लाई कर रहे हो, जीएनएम पर, तो जीएनएम पर अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे दिया है 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर क्वालिफिकेशन एक्वायरिंग। कहने का मतलब है जीएनएम होना चाहिए अगर नर्सिंग ऑफिसर पर बहाली फॉर्म भर रहे तो, प्लस में आपको होना चाहिए क्या चीज़, 1 साल 1 ईयर का एक्सपीरियंस 50 बेडेड हॉस्पिटल का मिनिमम, कम से कम 50, इससे अधिक हो जाए तो सही है। तो इतना 1 साल का एक्सपीरियंस प्लस जीएनएम है, जीएनएम वालों के लिए क्वालिफिकेशन। जो बैचलर किए हैं चाहे वो पोस्ट बीएससी करे, ठीक है, या फिर नॉर्मल बीएससी करे, उनको लिए चलेगा। जीएनएम या बीएससी दोनों के लिए किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से या आईएनसी से रजिस्टर्ड होना जरूरी है, ओके। तो ये रहा आपके नर्सिंग ऑफिसर का जो है। नर्सिंग ऑफिसर में सबसे ज़्यादा जो बहाली है वो आपके ESIC में है, ठीक है ना, ESIC में है, ओके। तो ये मैंने बता दिया। जो लोग, अब मैंने यहाँ पे 3 पोस्ट का बता दिया, लैब अटेंडेंट, लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग ऑफिसर और ईसीजी, ठीक है। ये तीनों में जो भी है आप अप्लाई कर सकते हैं। फी कितना लगता है पता है, एग्ज़ाम फरवरी में होना है लास्ट में, पता है, सर आज कुछ बता दिया। और अगर आप चाहते हैं, अब चूँकि मैं बता दूँ कि एम्स का एग्ज़ाम जो है बड़ा टाइट होता है, समझ लीजिए, पहले ही बता दे रहा हूँ, नर्स का एग्ज़ाम बड़ा टाइट होता है। अगर आप तैयार हैं एग्ज़ाम देने के लिए पूरा, तो ही अप्लाई कीजिए, वरना आपका 3000 रुपया 2400 रुपया जो है आपके पानी में जाने वाले हैं, ठीक है। नहीं तैयारी है तो मत अप्लाई कीजिए, 3000 रुपया 1 महीना का खर्चा होता है नॉर्मल आदमी का, तो आपका पैसा चला जाएगा। अगर तैयारी है, अच्छे पढ़ने में है, तो बिल्कुल आप जो है ट्राई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। देखिए पढ़ने वाले लोग का अगर पैसा नहीं भी होता है, पैसा अगर एग्ज़ाम दिए या किसी कारण से एग्ज़ाम नहीं अच्छा गया, नहीं हुआ, तो अफसोस नहीं होता। लेकिन पढ़ने वाले नहीं है, पढ़ नहीं रहे हैं, अप्लाई कर देंगे देखने के लिए, तो 3000 रुपया आपका पानी में न जाएगा जानबूझकर, तो ये चीज़ें होता है, ठीक है। मैंने सारा डेट उट बता दिया है, सारा कुछ बता दिया, एग्ज़ाम का पैटर्न भी बता दिया कि कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, तो सारा चीज़ आप लोग देख लीजिए। मिलता है अगले वीडियो में, धन्यवाद।